अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मोहम्मद यूसुफ हियर। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 20वें चैप्टर से एक टॉपिक को स्टडी करना है और आज की वीडियो में हमने जीन के बारे में स्टडी करना है कि व्हाट इज जीन, जीन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम जीन की तारीफ देखें तो जीन जो है डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके पास मखसूस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, उसको हम नाम देते हैं जीन। अब ये जो हमारे पास जीन है, जीन के ऊपर मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया था, तो उनका जो काम है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास 1902 के अंदर 1902 में दो साइंसदान थे जिनका नाम है आर्चिबाल्ड गैरोट और विलियम बैडिसन। ये दो साइंसदान जो हैं, इन्होंने 1902 में ये कहा था कि कुछ स्पेसिफिक डिजीज हैं, कुछ मखसूस डिजीज हैं जो मखसूस फैमिलीज के अंदर पाई जाती हैं और उन्हीं फैमिलीज के अंदर जो है एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जो फैमिली जो है आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, उनकी औलाद जो है या ऑफस्प्रिंग आती जाती है, तो उनकी जो नस्ल जो है आगे की तरफ चलती है, तो ये जो हमारे पास मखसूस या स्पेसिफिक डिजीज हैं वो मखसूस फैमिलीज के अंदर नस्ल दर नस्ल जो है आगे की तरफ चलती जाती है। तो इसी चीज को देखने के लिए ये जो साइंसदान हैं, इन्होंने बड़े जैसे आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद वो इस मकाम तक या इस एक बीमारी जो है उस तक जाकर पहुंचे और एक बीमारी को उन्होंने डिस्कवर किया, एक डिजीज को उन्होंने देखा और उस डिजीज का नाम है अल्कैप्टोनुरिया। अब ये जो अल्कैप्टोनुरिया है ये एक रिसेसिव एलील्स है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर या जानदारों की बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो खसूसियात होती हैं, उन खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के एलील इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम है डोमिनेंट और दूसरे को हम कहते हैं रिसेसिव एलील। अगर दोनों एलील रिसेसिव हो जाएं, अगर एक वो जो दोनों एलील होते हैं इनमें उनमें से एक जो है डोमिनेंट आता था और दूसरा जो क्या होता है रिसेसिव होता है, अगर दोनों ही रिसेसिव हो जाएं तब जो है जानदारों के अंदर डिजीज का जो है वो सबब बनते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्कैप्टोनुरिया है। अब इन्होंने क्या कहा कि अल्कैप्टोनुरिया का जो मरीज होगा, जो बच्चा होगा, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, बच्चा जब यूराइन बनाता है और यूराइन को बाहर खारिज करता है, जो ही मरीज की या बच्चे की जो है बॉडी से वो जो यूराइन है एक्सपोज होगा, हवा के साथ टच करेगा, तो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। इन्होंने यही कहा था किस चीज की अलामत के बारे में, अल्कैप्टोनुरिया के बारे में। लेकिन ये देखा गया कि वो जो मतलब मरीज बच्चा है जिसके का जो पेशाब है उसका कलर ब्लैक हो गया है, उसकी वजह क्या है। तो इन्होंने फिर टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो जो मरीज बच्चा है, मरीज बच्चे के यूराइन के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसकी वजह से जो ही वो हवा के साथ एक्सपोज होता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और बाद में उन्होंने कहा कि वो जो चीज है वो चीज क्या है, होमोजेनिस्टिक एसिड। ये चीज जो मरीज बच्चा है उसके यूराइन के अंदर नजर आई, होमोजेनिस्टिक एसिड्स। अब इसके बाद ये सवाल किया गया कि ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है क्या ये उसी मरीज बच्चे के अंदर बनता है और उसके यूराइन के अंदर मौजूद है, किसी और के बॉडी के अंदर नहीं बनता जो नॉर्मल लोग होते हैं। तो उसके बाद ये जवाब मिला कि जो मरीज हैं या नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों के अंदर ही होमोजेनिस्टिक एसिड बनता है, लेकिन होमोजेनिस्टिक एसिड की नॉर्मल लोगों में ब्रेक डाउन हो जाती है। एंजाइम इस होमोजेनिस्टिक एसिड को तोड़ देते हैं, लेकिन ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है इसको तोड़ने वाला एंजाइम जो है
मरीज के अंदर नहीं बनता। मरीज के अंदर जब वो एंजाइम नहीं बनता, उसके बाद वो जो होमोजेनिस्टिक एसिड है इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। जब इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती तो इसके बाद जो है वो पेशाब के अंदर, यूराइन के अंदर चला जाता है, और यूराइन जब हवा के साथ एक्सपोज होता है तब उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। इसकी ये जो कंट्रीब्यूशन थी वो गैरोड और बैटिसन की थी। इसके बाद जो है 1941 में 1941 के अंदर और साइंसदान आए, बीडल एंड टॉटम। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ये टॉपिक जो है लॉन्ग के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले आप लोग दो चीजें ध्यान में रखें, मिनिमल मीडियम और डिफाइंड मीडियम। अब मिनिमल मीडियम के अंदर ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो जानदार की बेसिक नीड्स हैं, और जो डिफाइंड मीडियम है उसके अंदर बेसिक नीड्स के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी डाल दिए जाते हैं। जैसे आपको मिसाल दें, जो छोटा बच्चा है, बच्चे की बेसिक नीड दूध है, तो दूध के साथ साथ कोई और न्यूट्रिएंट्स अगर बच्चे को दिए जाएं तो तब दूध भी साथ है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तब ये जो मीडियम होगा ये होगा डिफाइंड मीडियम। और जो सिर्फ दूध है वो क्या है, वो है मिनिमल मीडियम। तो ये मिनिमल और डिफाइंड मीडियम को आपने माइंड में रखना है, इसी के मुताबिक जो है हमने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाना है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए, बीडल और टॉटम ने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है बेसिक नीड्स ले ली, बेसिक न्यूट्रिएंट्स ले लिए जिसको हम कहते हैं मिनिमल मीडियम, और उनमें शुगर, अमोनिया, विटामिन्स, साल्ट्स और वाटर मौजूद थे। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिक नीड्स मौजूद हैं, और इस वजह से हमने इसको नाम दिया हुआ है मिनिमल मीडियम। अब उन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, फंगस के अंदर से स्पोर्स लिए, स्पोर्स को मिनिमल मीडियम वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब मिनिमल मीडियम के अंदर जब स्पोर्स को डाला तो स्पोर्स ग्रो कर गए। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से स्पोर्स ये जो हमारे पास न्यूरोस्पोरा है जो ग्रो कर चुका है, इसके स्पोर्स लिए, स्पोर्स के ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट कर दी। स्पोर्स के ऊपर जब एक्स रेज की बम्बार्डमेंट की तो उसके बाद मतलब बम्बार्डमेंट करने के बाद उन्होंने इन स्पोर्स को एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडियम है वो क्या है, डिफाइंड मीडियम है। डिफाइंड मीडियम का क्या मतलब है कि बेसिक नीड्स भी वाली चीजें भी मौजूद हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। तो जब उन्होंने एक्सेस से डैमेज स्पोर्स को डिफाइंड मीडियम के अंदर डाला तो यहां पर भी न्यूरोस्पोरा जो था, उसके स्पोर जो थे न्यूरोस्पोरा के, वो ग्रोथ कर गए। उसके बाद यहां से फिर क्या किया उन्होंने, यहां से स्पोर्स लिए। अब ये जो जितने भी स्पोर्स हैं वो डैमेज्ड स्पोर्स हैं क्योंकि उनके ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट की गई थी। फिर यहां से जो स्पोर्स हैं इसको लिया, एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब ये पॉइंट समझने वाले हैं, जब टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो इसके अंदर जो मीडियम है वो मिनिमल मीडियम है, डिफाइंड मीडियम नहीं है। मतलब बेसिक नीड वाली चीजें मौजूद हैं, एक्स्ट्रा कोई भी न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं है। जब इसके अंदर डाला तो उसके अंदर मिनिमल मीडियम के अंदर स्पोर्स ने ग्रो नहीं किया। अब उनके माइंड में आया कि कोई ऐसी चीज है जो एक्स-रेज की वजह से, मतलब स्पोर्स के अंदर, स्पोर्स के ऊपर से जब एक्स-रेज को गुजारा गया था तो स्पोर्स के अंदर कोई ऐसी चीज है जो डैमेज हो गई है, और उसी चीज के डैमेज हो जाने की वजह से मतलब जो स्पोर है उसने मिनिमल मीडिया के अंदर बेसिक नीड्स वाली चीजों के अंदर ग्रो नहीं किया। तो उसी चीज को चेक करने के लिए मुख्तलिफ चीजें ली बीडल और टॉटम ने। आप देखें आपके सामने 11 टेस्ट ट्यूब्स हैं, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ चीजें ली हुई हैं। यहाँ पे है पेरिडॉक्सिन, दूसरे में है p-माइनोबेंजोइक एसिड, यहाँ इसमें है कोलिन,
इसके अंदर है आइनोसिटोन, इसके अंदर है न्यूक्लिक एसिड, इसमें है फॉलिक एसिड, इसमें है आर्जिनिन, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है नियासिन, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है राइबोफ्लेविन, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है थियामिन, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है मिनिमल कंट्रोल। तो हर एक के अंदर स्पोर्स को बीडल और टाटम ने डाल दिया। अब इसके अंदर डाला तो ग्रोथ नहीं हुई, इसके अंदर डाला तो ग्रोथ नहीं हुई, सब के अंदर डालते 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 किसी में भी ग्रोथ नहीं हुई सिवाय आर्जिनिन के। मतलब जब उन्होंने स्पोर को आर्जिनिन वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो वहां पे न्यूरोस्पोरा ग्रो कर गया। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की गई थी तब जो स्पोर्स हैं न्यूरोस्पोरा के, उसके अंदर जो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जो आर्जिनिन को तैयार करने वाली, आर्जिनिन को बनाने वाली चीज है वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से आर्जिनिन इन स्पोर्स के अंदर डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब जो प्रोटीन्स थी या आर्जिनिन को बनाने वाली जो प्रोटीन्स थी उनकी जो है डेवलपमेंट नहीं हुई, उनकी तैयारी नहीं हुई, उनकी सिंथेसिस नहीं हुई, जिसकी वजह से जो स्पोर्स हैं वो क्या हो गए, उन्होंने ग्रोथ नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इससे क्या नतीजा निकलता है कि अगर डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए है उसके ऊपर कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाए या उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए तब जो है वो जो चीज वहां से डैमेज हो गई होगी उसको तैयार करने वाली प्रोटीन जो है वो नहीं बनती। जब प्रोटीन नहीं बनती तो कोई ना कोई जो है जानदारों के अंदर बीमारियां आ जाती हैं। तो ये जो है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो है व्हाट इज जीन। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जो है अगर कोई मसला हो तो वो भी लिखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।